दोस्तों, जीएसटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो इतिहास अध्ययन शुरू किए थे उसी अध्ययन क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, सिंधु सभ्यता को ही कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज हम लोग इसको ख़त्म कर लें, भले जो समय एक्स्ट्रा लगता है लग जाने दें, उसको हम लोग आज समाप्त कर लें। अगर वीडियो बहुत लंबा बन जाए तो आप उसको कई टुकड़ों में देख लीजिएगा, मतलब 20-20 मिनट के टुकड़े में, 25-25 मिनट के टुकड़े में, दिन भर में 2-3 बार देख लीजिएगा, 2-3 बार में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। और आप भी अपनी जो बैठने की पढ़ने की हैबिट आपकी जो ख़त्म हो चुकी है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। धीरे धीरे क्या बढ़ाइए, तेज़ी से बढ़ाइए, क्योंकि समय में है नहीं, है ना। तो कहने की बात है कि धीरे धीरे बढ़ाइए। अब धीरे धीरे का मतलब थोड़ी ना कि 2-2 मिनट करके बढ़ाएंगे, तो उस हैबिट को थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा। यही अपने पास उपाय है और कोई उपाय है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई फरवरी मार्च में चुनाव है, उसके पहले पहले करा लेंगे, है ना। न सिर्फ इसको कराना होगा बल्कि कुछ वैकेंसीज भी निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो चनुदाड़ो, कल हम लोग हड़प्पा मोहनजोदड़ो देख चुके थे, उसकी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं चनुदाड़ो पर। चनुदाड़ो की खोज किसने की? तो चनुदाड़ो की खोज की एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। एन.जी. मजूमदार, देखो भाई मुझे ऐसे ही याद है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, एन.जी. इंग्लिश में और मजूमदार हिंदी में, मुझे ऐसे ही याद रहता है, मुझे ऐसे ही याद है। आप भी अपने स्तर से एन.जी. अगर ऐसे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरा नाम है नन्नी गोपाल मजूमदार, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक। आप अपने स्तर से जो भी परिवर्तन करना चाहें कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। हर आदमी का अपना अपना हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर किस नदी के तट पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। किसने खोजा, किस नदी के तट पर है, ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। फिर यहां से मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, यहां से मिली है लिपस्टिक। लिपस्टिक तो जानते ही होंगे ना, अंजन शलाका, अंजन शलाका। और वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट, ठीक। अलंकृत हाथी, अलंकृत मतलब सजावटी, अलंकृत हाथी। ये परेशान नहीं होंगे, ये बता दूंगा, एक शब्द को क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पद चिन्ह, बिल्ली यहां से मिला है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, पीछा करते हुए पद चिन्ह। आप जरा सा समझने की जरूरत है, यहां पर क्या कह रहा है वो आपसे। देखिए 1931 में खोजा गया, मजूमदार साहब ने खोजा सिंधु नदी के किनारे, वो तो ठीक है। मनके क्या होता है ये बताइए आप। मनके बीट्स, आप देखिए, आप कहीं मेले वेले में जाइए, आपको विभिन्न तरीके की विभिन्न चीज़ों की मालाएं दिखाई पड़ती हैं। वो समझ नहीं आता वो प्लास्टिक है या कुछ और है, या वो रुद्राक्ष है, या वो हल्दी है, वो तुलसी है। उसकी आप देखेंगे अजीब अजीब मालाएं आपको मिलती हैं, ठीक है। लोग अब तो कलाइयों में भी पहनने लगे हैं, रिस्ट बैंड टाइप में। तो उन्हीं को मनके कहा जा रहा है, उन्हीं को बीट्स कहा जा रहा है, ठीक है। तो मनके बनाने के कारखाने, ठीक। अब लिपस्टिक, मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाना चाहिए। लिपस्टिक जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उसी की बात हो रही है कि हड़प्पा सभ्यता में भी लोग लिपस्टिक से परिचित थे। तो जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आप समझने में कोई समस्या नहीं है, सही समझ रहे हैं आप। अंजन शलाका क्या होता है? अंजन कहते हैं काजल को। आप में से किसी ने अगर सुरमा देखा हो, सुरमा, सुरमा ड्राई होता है, मतलब सूखा होता है, पाउडर टाइप का होता है। उसको इतनी बड़ी सिलाई होती है, उस सिलाई में मान लीजिए कि ये सुरमा है, ये सुरमा रखा है, इस सिलाई को इसमें डाला जाता है, ठीक है। इसमें कुछ हिस्सा सुरमे का चिपक जाता है और उसको फिर सीधा करके आँख में इस तरीके से, ये मान लीजिए आँख है, तो इस तरीके से ऐसे
लगा करके किनारे से ऊपर तक निकाल लेते हैं, तो देखिए आँख के बाहर भी ऐसे धार बन जाती है। तो अंजन शलाका वही जो सुरमा लगाने वाली जो डंडी कह लें आप, वो एक्चुअली में मेटल की होती है, वो काफ़ी चिकनी होती है, आँख में लगाई जा रही तो चिकनी होगी, ठीक है, वही अंजन शलाका है। वक्राकार ईंट, वक्राकार ईंट क्या होती है, मतलब वक्र, वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ईंट का मतलब ईंट तो समझ ही रहे हैं, लेकिन वक्राकार ईंट का अगर मैं उदाहरण दूं तो आप देखिए आजकल जो गली मोहल्ले में जो टाइल्स लग रहे हैं, सरकारी वाले टाइल्स लग रहे हैं, उसमें देखिए एक तो टेढ़ी मेढ़ी टाइल्स होती है और एक दूसरे में लॉक हो जाती है। आजकल सरकार वही चला रही है, लॉकिंग ही हो रही है, सीमेंट से उसको नहीं फिक्स किया जा रहा है, बल्कि ईंट एक दूसरे से लॉक हो जा रही है। तो वही वक्राकार ईंट, मैंने एक उदाहरण दिया वक्राकार ईंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वही वहाँ पे मिली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो वक्राकार ईंट वहाँ से चनुझाड़ू से मिली है, ठीक है। फिर अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी का क्या, अलंकृत कहते हैं सजावट करना। मान लीजिए ये हाथी बना दिया, ठीक है, ये हाथी बना दिया और यहाँ पर कुछ खिलौने के तरीके यहाँ कुछ चमकते हुए पत्थर चिपका दिए, नग टाइप में प्लास्टिक का जो भी है, प्लास्टिक का समय नहीं हो रहा होगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा चमका दिया, उसकी पूंछ में कुछ लगा दिया चमकने वाला, थोड़ा सूंड में लगा दिया, तो ये अलंकृत हाथी हो गया, ठीक है। अब कोई गीली जगह रही होगी, उस पर आगे आगे बिल्ली गई होगी, पीछे पीछे जो है वो कुत्ता दौड़ा होगा, पर पैर के चिन्ह बन गए होंगे, तो उसी को कहा जा रहा है कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह। कुछ विशेषता नहीं है, बस क्वेश्चन अब यहाँ पर ऐसे ही बनते हैं, इसीलिए ऐसे ही पढ़ाया जाता है और कोई बात नहीं है। फिर अगला है लोथल का, ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा साफ सफाई प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि साफ सफाई के बिना आगे संभव नहीं। तो थोड़ा सा समय देंगे, साफ सफाई प्रोग्राम, ठीक, लगभग अपना काम। अगला साइट जो है वो लोथल है। लोथल की खोज किसने की, तो 1954 में एस आर राव ने की, एस आर राव 1954। लोथल किस नदी के तट पर है, तो लोथल है भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। थोड़ा साफ सफाई मैं कर रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए, लिखते जाइए, ये इंतजार मत करिए कि मैं लिखूंगा तब आप लिखेंगे, आप सुन रहे हैं तो उसको लिख डालिए, ठीक है। मेरा इंतजार मत कीजिए कि मैं जब लिखना शुरू करूंगा तब तभी आपको कन्फर्म होगा। बोल रहा हूँ, कान में आवाज़ जा रही है, उसको लिखिए फिर। तो कब हुआ, तो 1954 में एस आर राव ने इसको खोजा, ठीक है। कहाँ पे है, तो ये अहमदाबाद भारत में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात भारत, ठीक है। और भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी है, ये खूब पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नदी खूब पूछी जाती है, हर नदी को जो बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इस चक्कर में मत रहिएगा कि जब मैं इम्पोर्टेंट कहूँ तभी आप समझें। ये साइट ही ऐसी है, ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है कि आपको इस तरीके से नदी और जो स्थल हैं उन्हीं को याद रखना है, वहाँ कहाँ से क्या मिला, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ से और क्या क्या मिला, यहाँ से मिला है गोदीवाड़ा, जिसे आप बंदरगाह कहते हैं, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, डॉकयार्ड, ठीक है, जो भी आप समझ पाए। और क्या मिला यहाँ से, फारस की मुद्रा, खूब पूछा जाता है, ये खूब पूछा जाता है, फारस की मुद्रा और गोदीवाड़ा। युग्मित समाधान, युग्मित मतलब स्त्री पुरुष को एक साथ रख के दफनाया दिया जा रहा है, वो युग्मित समाधान। यहाँ से अग्निकुंड भी मिला है, अग्निकुंड क्या होता है, जिसमें हम लोग हवन करते हैं, वही अग्निकुंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछी जाती है। गोदीवाड़ा, फारस की मुद्रा, युग्मित, शवाधान, शवाधान पति पत्नी को एक साथ, अब पति पत्नी हम लोग शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय पता नहीं पति पत्नी का कॉन्सेप्ट था या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन पेयर मान लीजिए कि एक स्त्री एक पुरुष को दफनाया जा रहा है। अब उस समय विवाह था कि नहीं था, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, आगे कहीं चर्चा आती तो बता देता हूँ, नहीं भी आती है तो ऐसे समझिए कि जो विवाह की संस्था है, विवाह जो कॉन्सेप्ट है, वो वैदिक काल की परंपरा है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और यहाँ से बढ़ते हैं कालीबंगा की तरफ, ठीक है। कालीबंगा किसने खोजा, तो अमलानंद घोष ने खोजा, 1951 में खोजा, ठीक है।
कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो श्रीगंगानगर, राजस्थान। 1951 अमला नंद घोष, ठीक है, कहाँ पर है? तो श्रीगंगानगर, राजस्थान। यहाँ की क्या विशिष्टता है? सबसे पहले तो ये किस नदी के तट पर है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक है। कहाँ पर है? श्रीगंगानगर, राजस्थान में, श्रीगंगानगर, राजस्थान, ठीक। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है यहाँ से जुते हुए खेत मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी अग्निकुंड, जिसे लोथल में मिला था अग्निकुंड हवन वाला, वैसे यहाँ पर भी मिला है। और ये खूब पूछा जाता है अग्निकुंड कहाँ से मिला? तो लोथल और कालीबंगा याद रखिएगा। जुते हुए खेत कहाँ से मिले? तो कालीबंगा। जुते हुए खेत का मतलब, हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती से परिचित थे, है ना, ये यहाँ कहने का मतलब है आपसे। दूसरी बात, जो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्ची ईंट घर बनाने में। आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी नगर हैं, नगर की बात कर रहा हूँ, नगरों में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है, लेकिन कालीबंगा में कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। हालांकि नाली वाली में यहाँ पे भी पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है, लेकिन घरों में यहाँ पर कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ईंट की चर्चा करेंगे उसके, क्योंकि उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो रेशियो है वो सब पूछा जाता है, चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अभी नगरों को ठीक से देख लीजिए, और कोई बात नहीं है। यहाँ से और क्या मिला है? तो बेलनाकार मुहरें मिली हैं, बेलनाकार मुहर, ठीक है। और यहाँ से भी युग्मित समाधान मिले हैं, युग्मित समाधान लोथल की तरह, ठीक है। यहाँ से जो कब्रें मिली हैं वो अंडाकार हैं, अंडाकार हैं। यहाँ से कब्रें जो मिली हैं वो अंडाकार हैं, ठीक। एक मजेदार बात है कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कुछ विशिष्ट नहीं समझाने वाला, और इसलिए कुछ यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसकी पहले चर्चा ना हुई हो। तो आप भी इसी तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखते जाएंगे और अपने नोट्स बनाते चलेंगे, धीरे धीरे याद करते चलेंगे। याद करने का सीन ये है कि आज जो आप नया पढ़ रहे हैं उसको याद रख करने से पहले कल वाला जो है उसको थोड़ा सा दोहरा लिया जाए, यही एक तरीका है। समझते चलें, हाँ, लेकिन समय समय पर दोहराते चलें। दोहराने की जरूरत सबको पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं पड़ती है, हम लोग को भी दोहराने की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह दे कि मुझे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, दोहराने की जरूरत भाई पड़ती है, कोई भी हो, ठीक है। अगर कहे जो कोई कह रहा हो कि हमें दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो दोहराने की जरूरत तो पड़ती है, तो दोहरा लेंगे 1-2 दिन लगातार, तो वो आपके जो मस्तिष्क में है वो क्या कहें कि परमानेंट मेमोरी ले लेगा, में स्थान आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं बनवाली की तरफ। बनवाली हिसार में स्थित है, हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, ठीक। तो ये किस नदी के तट पर है? तो ये भी भाई सरस्वती नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर है। किसने खोजा? तो R.S. बिष्ट ने खोजा, बिष्ट, ठीक, R.S. बिष्ट, ठीक। कब खोजा? तो 1973-74। तो यहाँ पे ईयर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। याद कर लेते हैं, अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते कोई समस्या नहीं है। देखिए जहाँ पे जरूरी है मैं अपने आप बता दूंगा, जैसे हड़प्पा का जरूरी था, मोहनजोदड़ो का जरूरी था, कालीबंगा लोथल का जरूरी था, चन्हुदाड़ो का जरूरी था। जहाँ का जरूरी नहीं है मैं अपने आप आपको मना कर दूंगा। तो ये मत सोचिएगा कि जो लिख रहा हूँ वो सब जरूरी ही है, नहीं। याद कर लेते हैं, बहुत खुशी की बात, बधाई हो। नहीं याद कर पाते कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहां से और क्या मिला है? तो मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, हल समझते होंगे जिससे खेत जोते जाते हैं, मिट्टी का हल। यहां पर बढ़िया किस्म की जौ मिली है, जौ, ठीक है। तांबे के बाणाग्र,
तांबे के बाणाग्र। अभी समझा देते हैं बाणाग्र क्या होता है। तांबे के बाणाग्र, पकी पकी मिट्टी की मोहरें, यहां से मिली। तो यहां पर जो समझाना है तांबे के बाणाग्र, एक्चुअली में जो बाण होता है वो आदमी थोड़ा सा लकड़ी की ही बनाता है, ठीक है, लकड़ी की बनाता है। अब लकड़ी की जो मार है वो इतनी चोट नहीं पहुंचा पाएगी कि कोई भी जानवर उससे घायल हो जाए या जानवर वहीं पे तड़प के गिर जाए। तो आदमी ने वार इसीलिए किया है कि ज़्यादा उसको दौड़ना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। तो उसने क्या किया, इसके ऊपर ही जो इसका जो हेड है, इसके ऊपर ही तांबे का बाणाग्र, तांबे का लगा दिया, ताकि जब ये आवेग से जाए तो शरीर में गहरा घाव करे, मतलब उस जानवर का बहुत दूर तक जा पाना मुश्किल हो जाए, मतलब ज़्यादा पीछा ना करना पड़े। ठीक है, तो तांबे का बाणाग्र यहाँ लगा दिया कि भाई आगे इसको कवर कर दिया, अब ये ज़्यादा मार करेगा, बेहतर मार करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही मिसाइल का कॉन्सेप्ट भी है। मिसाइल ये है, मिसाइल के आगे जो पेलोड है, उस पेलोड पे अब आप कैसा बम रखते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, वो फिर आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वही हाल यहाँ पर अब बाणाग्र लगा दिया है, और घायल करने की वो उसको तो शिकार के लिए इस्तेमाल करना है। तो वो चाहता है कि बस जो जिस जीव को मारे हम, वो ज़्यादा दूर तक ना जाने पाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि हर आदमी अंततः यही चाहता है कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त हो। ये आदमी की पुरानी बात है, कि पुरानी उसकी सोच है कि मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। ठीक भी है, मेहनत क्यों ज़्यादा करें भाई। ये हो गया बनवाली आपका। आगे चलते हैं सुरकोटडा की तरफ। सुरकोटडा कहाँ है, तो कच्छ गुजरात में। ठीक है, कच्छ गुजरात। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है सिस्टम। कहाँ है, कच्छ गुजरात। ठीक है, यहाँ की खासियत क्या है, मैंने कल भी आपसे कहा था मोहनजोदड़ो जब पढ़ा रहा था, कि मोहनजोदड़ो में घोड़े का दांत मिला है, सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थि मिली है, मतलब हड्डी की अस्थि। सुरकोटड़ा का महत्व सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर घोड़े की अस्थि मिली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी आपसे बताया था। इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आर्य बाहर से आए थे तब अपने साथ घोड़े लेकर के आए थे, उसके पहले भारत के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, यही माना जाता है। और इसमें यही टर्म इंपॉर्टेंट भी है। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है, गुजरात में। किसने खोजा, जगपति जोशी ने 1964 में। आप याद रख सकें याद कर लीजिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जगपति जोशी। ठीक है, तो आप याद करना चाहें याद कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक, तो ये हो गया आपका सुरकोटड़ा। अब क्या है, धौलावीरा, नहीं रोपण है पहले। अच्छा भाई, रोपण दे लेते हैं, जरा इसको क्लियर कर लें। हाँ, रोपण। रोपण कहाँ है, तो पंजाब में। रोपण है पंजाब में। एक मिनट, रोपण कहाँ है, पंजाब में। सतलज नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ से क्या विशिष्टता है, यहाँ की विशिष्टता ये है कि यहाँ से मनुष्य के साथ उसका जो पालतू जानवर है कुत्ता, उसको दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब कुत्ता और मनुष्य को एक साथ दफनाया गया है, ऐसे साक्ष्य रोपण से हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोपण कहाँ स्थित है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, रोपण कहाँ स्थित है। फिर है धौलावीरा। आइए धौलावीरा पे चलते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है, कच्छ गुजरात। ठीक, 1967 में से खोजा जगपति जोशी ने, 67 में जगपति जोशी। ठीक,
धौलावीरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको जब नगर का जो विशेषता पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि नगर दो भागों में विभाजित थे, पश्चिमी और पूर्वी। लेकिन ये धौलावीरा जो नगर है ये तीन भागों में विभाजित है। ठीक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बात। दूसरा, यहाँ से एक स्टेडियम मिला है। स्टेडियम समझते हैं, खेल का मैदान जो यहाँ होता है, लोगों के बैठने की जगह होती है, तो स्टेडियम भी यहाँ से मिला है। ठीक है। और बांध बनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। बांध बनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, बांध का निर्माण हुआ है ये मिला है। ठीक है। और यहाँ पर पत्थर के नेवले की मूर्ति मिली है, पत्थर का नेवला, पत्थर का नेवला। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में आप देखिए क्या क्या मिल रहा है। कल आपने पढ़ा कि स्नानागार मिला, अन्नागार मिला। स्नानागार कहाँ से मिला? स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, स्नानागार स्विमिंग पूल। ठीक है, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। अन्नागार मिला है शंख का बना, बैल पीतल का बना इक्का, ये सब मिला है आपको हड़प्पा से मिला है। ठीक है। नृत्यरत कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, ये सब कल आपने पढ़ा। यहाँ देखिए स्टेडियम भी मिल रहा है, बांध बनाए जाते हैं, इसका भी साक्ष्यांश मिल रहा है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। कत धौलावीरा गुजरात में है, ये याद रखिएगा। किसने खोजा ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और याद कर लेते हैं आप तो आप अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे हैं फिर तो। लेकिन होता यह है कि सब कुछ तो याद कर पाना बड़ा मुश्किल करीब होता है, लेकिन जहाँ पे कटौती मैं कर सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, वहाँ पे आपसे कह दे रहा हूँ कि भाई चलो इसको नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगला है कोट डीजी। कोट डीजी को आपको समझाऊं, इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि इसे ढूंढा किसी और ने और उसको उत्खनन किया किसी और ने। खोजा है इसको धुर्ये ने, इसने खोजा है, धुर्ये गलत लिखा है, धुर्ये। ठीक है, खोजा धुर्ये ने, जबकि उत्खनन का काम किसने किया? फजल अहमद खान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोटडीजी का खोजा किसने ये पूछा जा रहा है या उत्खनन किसने किया ये पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बाकी ये सिंध प्रांत में है, सिंध नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। यहां से तांबे की चूड़ियां मिली हैं, तांबे की चूड़ियां, चूड़ियां। हाँ, कालीबंगा में पॉइंट रहेगा, कालीबंगा में, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ है ये काले रंग की चूड़ियां। ये बात रह गई थी, है ना। तो अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट हैं, विविध फैक्ट, उनको देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया कुछ नगर जो परीक्षा के लिहाज से हमारे इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। कुछ मिसलेनियस फैक्ट, उसमें भी वही पढ़ना है कि कहाँ से क्या मिला। देखिए जैसे कि आप श्रृंगारदान समझते होंगे, श्रृंगारदान वैनिटी बॉक्स समझते होंगे। तो वैनिटी बॉक्स कहाँ से मिला? तो वैनिटी बॉक्स मिला है, श्रृंगारदान मिला है हड़प्पा से। हालांकि लिपस्टिक और अंजन सलाका जो है आपने पढ़ा आपका चन्हू से मिला, लिपस्टिक और अंजन सलाका चन्हू से पढ़ा। लेकिन जो वैनिटी बॉक्स है या श्रृंगारदान जिसे आप कहते हैं वो मिलता है आपको हड़प्पा से। ठीक है। तो ये मिसलेनियस फैक्ट है, इसको पॉइंट लगा के लिखते जाइएगा, मेरे लिखने का इंतजार नहीं करेंगे आप, स्टार लगाइए और लिख डालिए श्रृंगारदान हड़प्पा से, श्रृंगारदान हड़प्पा से। ठीक है। अच्छा, क्या हड़प्पा के लोग कृषि से परिचित थे? आप कहेंगे हाँ भाई हड़प्पा के लोग कृषि से परिचित थे। क्यों, कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि कालीबंगा से आपको जुटे हुए खेत मिले हैं, तो आप ये कहेंगे कि हाँ हड़प्पाई लोग कृषि से परिचित थे। ठीक है। यहाँ के लोग 9 प्रकार की फसल उगाते थे, 9 प्रकार की फसल उगाते थे, 9 प्रकार की फसल उगाते थे, कृषि से परिचित थे। जुटे हुए खेत कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। 9 प्रकार की फसल उगाते थे। ठीक है। अच्छा, और हड़प्पा सभ्यता में क्या लोग कपास से परिचित थे? आप कहेंगे हाँ,
हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। कपास के आविष्कारकर्ता माना जाता है, आविष्कारकर्ता। अब देखिए यहीं पे हड़प्पा सभ्यता विशिष्ट क्यों है, यही कारण है विशिष्टता का, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको जैसा कि पता है कपास काली मिट्टी में ही उगता है, बाकी जल्दी ज़्यादा सफल प्रयास नहीं हो पाए अभी तक। और जब आपको मैं एरिया कल पढ़ा रहा था, मांडा से लेकर दहमाबाद हो, आलमगीरपुर से लेकर सुतकागंज डोर हो, वहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र वर्तमान में अगर हम देखें तो नहीं मिलता है, वर्तमान में तो नहीं मिलता है, लेकिन उस समय लोग कपास से परिचित थे, कपास का आविष्कारकर्ता माना जाता है। ठीक है, अच्छा, यही विशेषता है, यही विशिष्टता से सब सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पॉइंट लगा करके लिखते जाइएगा। कपास का आविष्कर्ता माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को या सिंधु सभ्यता के लोगों को, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चावल। चावल कहाँ से मिला है, तो चावल जो मिला है वो लोथल से मिला है। ठीक है, लेकिन धान की भूसी भी मिली है रंगपुर से। धान की भूसी, धान होता है, धान के अंदर चावल का कण होता है, बाहर जो होता है जब वो अलग हो जाता है, भूरे भूरे रंग का जो कवर होता है वो अलग हो जाता है, तब वो भूसी कहलाता है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है रंगपुर से, रंगपुर से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में क्या पशुपालन होता था? हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। यहाँ मैं लिख दूँ इसी तरीके से, कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। ठीक है, उनका सबसे प्रिय जानवर कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रिय जानवर जो है, सर्वाधिक प्रिय पशु कौन सा है, तो कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, मतलब जो बैल से भी हैवी वाला हो जाता है। कुबड़ किसे कहते हैं, आप देखिए, मान लीजिए कि ये जो बैल की पीठ पे जो उठा हुआ होता है ना, इसको कुबड़ बोला जा रहा है। ठीक है, हम्प, हम्प। ठीक है, जो देखिए बाजार में जो सांड घूमते रहते हैं, उनकी पीठ पे देखिए ये उभार कितना ज़्यादा होता है, उसी को कहा जा रहा है कुबड़ वाला सांड, कोई और चीज़ नहीं है, वरना आप सोचिए कि पता नहीं क्या बता रहे हैं। ठीक है, आगे और क्या विशेषता है वो देख लेते हैं हम लोग। कृषि की बात हो गई, पशुपालन की बात हो गई, अब आगे हाँ, जो मोहरें यहाँ से मिली हैं, मोहरें, मोहरें शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अर्थ आप सिक्का नहीं समझेंगे, सिक्का नहीं समझेंगे। मैंने क्रॉस लगा दिया और यहाँ रेड कलर से क्रॉस लगा देता हूँ। इसका मोहरे का मतलब आप सिक्का नहीं समझेंगे, ये समझा देता हूँ, समझेंगे क्या, आप इसको सिक्का नहीं मानेंगे पहली बात तो। ठीक है, क्या मानेंगे आप मानेंगे ब्रांड करने की। जैसे कि आप कोई गुड़ आप लीजिए, गुड़ के ऊपर एक छाप होती है कि कौन से ब्रांड का गुड़ है, तो वो कहाँ से आती है छाप, उस सांचे में होता है। या ईंटा देखिए, ईंटे में भी एक यहाँ पर नाम लिखा होता है, यहाँ पर वो नाम कैसे होता है, तो वो ब्रांड है, वो उसकी मोहर है। तो ये बात हो रही है, मोहर का मतलब वो मोहर नहीं कि आप सिक्का समझें। ठीक है, लेकिन फिर भी अब आगे ध्यान दीजिए, सिक्के को यहाँ से नहीं समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जो लेन देन है उस सिक्के में नहीं हो रहा, करेंसी में नहीं हो रहा है, मुद्रा में नहीं हो रहा है। लेन देन जो बार्टर सिस्टम से हो रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली से हो रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब, अगर हमको पेन चाहिए और आपके पास गेहूं है, तो हम गेहूं लेकर के आपको पेन भेज देंगे करके। तो यहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं है, रुपए करेंसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सामान की अदला बदली से लेन देन हो रहा है। इसलिए आप मुहर का मतलब सिक्का नहीं समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे कि इसमें पॉइंट क्या और बताना था। फिलहाल अब आप समझ गए होंगे कि मुहर का मतलब सिक्का नहीं समझना है, करेंसी नहीं समझना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सैंधव सभ्यता में जो मोहरें हैं वो अधिकांशतः सेल खड़ी की हैं। सेल खड़ी अधिकांशतः किस काय की बनी है, तो सेल खड़ी की, सेल खड़ी। ठीक है, इनका आकार कैसा है अधिकांशतः, तो इनका आकार है चौकोर या आयताकार। चौकोर लिखा हो, आयताकार लिखा हो या वर्गाकार लिखा हो, क्योंकि आपको तो पता है आयत हो या वर्ग है हो,
चौकोर ही कहलाएगा, कुछ और थोड़ी नहीं कहलाएगा। तो कोई विकल्प में आ जाएगा चौकोर है, तिकोना है, गोल है, बेलनाकार है, तो वहाँ पर आपको चौकोर को हिट करना पड़ेगा, मतलब राइट ऑप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए एक आपने फैक्ट जो भी पढ़ा है कि कालीबंगा से बेलनाकार मुद्रा मिली है, इसीलिए वो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछेगा कि बेलनाकार मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको बताना होगा कालीबंगा से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही वो बता दिया है। ठीक है, आगे मोहनजोदड़ो से आप याद कीजिए कि आपको पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी। पशुपति शिव की मूर्ति, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ, पशुपति शिव की मूर्ति आपको मैंने बताया था। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी कहा था, मोहनजोदड़ो से। हालांकि आपसे पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आप भी थोड़ा सा याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आयोग कब क्या पूछेगा ये किसी को अंदाजा नहीं है। पशुपति शिव पर कुछ जानवरों का अंकन है, जैसे कि हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। इन जानवरों का अंकन है पशुपति शिव की मुद्रा पर। ठीक है, एक ऐसा होगा, यहाँ पर पशुपति शिव बने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जानवर, दो जानवर इधर हैं, दो जानवर इधर हैं। ठीक, इस तरीके से पशुपति शिव की मुद्रा जो है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो किस कलर के हैं, यहाँ के जो मृदभांड हैं वो लाल व गुलाबी कलर के हैं, लाल व गुलाबी कलर के हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हो गया कि उनका खान पान, रहन सहन, चाल चलन अभी देखना है। एक मिनट, अब ये देखना है हम लोग को कि भाई इनका धार्मिक पक्ष क्या है, ये धर्म को कैसे लेके चल रहे हैं, धार्मिक पक्ष इनका क्या है। तो देखिए, धर्म में ये पूजा किसकी करते थे ये तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन किस लिए करते थे ये नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? मान लीजिए कि आप में से या मैं हूँ, आप सभी पूजा करती होंगे, सब अपनी तरीके से प्रार्थना करते होंगे। पूजा नहीं, कोई नमाज पढ़ता होगा, कोई पूजा करता होगा, कोई चर्च जाता होगा, कोई कुछ भी करता होगा। क्या, किस लिए करते हैं? तो कोई पेपर में पास होने के लिए करता होगा, और किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना होगा उसके लिए करता होगा, किसी को जीवन में और समस्याएं होंगी उसके छुटकारा के लिए करता होगा, और कोई तरक्की के लिए करता होगा। सबकी अपनी अपनी समस्या होगी। लेकिन सैंधव सभ्यता के लोग किस लिए पूजा करते थे ये हम लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है भाई, उनका लिखा हुआ तो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उनका सिद्धांत क्या है ये हम लोग जानते नहीं हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने वो जो काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पर कुछ अंदाजा है। क्या अंदाजा है? कि भाई ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा आप याद कीजिए, हड़प्पा जब नगर स्थल में पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वाला एक प्रतिकृति हमें मिली है, तो उसे उर्वरता की देवी मानते हुए मातृ देवी की पूजा की जाती थी। उर्वरता की देवी, आपको बताऊं, जहाँ पर अनाज के बदले सामान मिलना है या सामान के बदले सामान मिलना है, वहाँ पर बड़ी उपयोगिता है उर्वरता की। और उर्वरता इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जो श्रम शक्ति है वो उर्वरता से ही मिलेगी। वो मानव की उर्वरता हो सकती है, वो जमीन की उर्वरता हो सकती है। जमीन की उर्वरता से जहाँ पर आपको अनाज मिल रहा है, वैसे ही मानव की उर्वरता से एक श्रम शक्ति मिल रही है। श्रम शक्ति का मतलब समझ रहे हैं, लेबर जो मिल रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की चर्चा मैं ऊपर कर चुका हूँ, दोहराने वाला नहीं हूँ मैं। हाँ, ये लोग पशु पूजा भी करते थे। पशु पूजा आज भी होती है, ठीक है। नाग पूजा आज भी होती है नहीं होती है। जल पूजा आज भी होती है, ठीक है। ये लोग लिंग योनि की पूजा भी करते थे, आज भी होती है।
देखिए अन्यथा मत लीजिएगा। लिंग और योनि, आप जो शिवालय जब जाते हैं तो शिवलिंग पे जो जल डालते हैं वो लिंग योनि की ही पूजा टाइप है। और ये इसलिए है क्योंकि इससे भी उर्वरता से जोड़ा जाता है, और कोई अन्यथा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। जो ताबीज मिले हैं उससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई इनको भूत प्रेत में भी विश्वास था, या ये कहने की भूत प्रेत में विश्वास को छोड़िए, एक पक्ष ये भी है कि ये पारलौकिक दुनिया में विश्वास रखते थे। पारलौकिक दुनिया की मतलब इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है, उनका विश्वास था। ठीक है। मूर्ति पूजा में विश्वास था, मूर्ति पूजा ये करते थे, मूर्ति पूजा में भी विश्वास था इनका। और कर्मकांड में भी विश्वास था, क्योंकि अन्य अग्निकुंड मिला है, कर्मकांड में विश्वास माना जाएगा इनका, क्योंकि अग्निकुंड मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से और कालीबंगा से। तो ये अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि मातृ देवी किससे संबंधित है, और विकल्प दिया हो हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, अब आपको बताना होगा मातृ देवी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे हड़प्पा काल से। ठीक है। तो और ये अंत्येष्टि संस्कार भी करते थे। अंत्येष्टि संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा। अंत्येष्टि संस्कार कितने प्रकार के करते थे वो भी जरा देख लीजिए। अंत्येष्टि संस्कार कितने प्रकार से करते थे? तो ये 3 प्रकार से करते थे। अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार से। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। देखिए ये सब आप याद मत करिए, लेकिन इस तरीके से पढ़िए कि कल को अगर अचानक में कोई पूछ भी दे किसी एग्जाम में तो आपको याद आ जाए। दाह संस्कार, हर चीज याद नहीं की जाती है, बस ये बात होती है कि हाँ कोई बात चर्चा में हो कि हो, कोई जब कभी बात आए तो हमको याद आ जाए। हर चीज थोड़ी ना याद की जाती है। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? पूर्ण समाधिकरण में भाई ये होता था कि जो व्यक्ति मर गया है उसको ही दफना देना है, मृत व्यक्ति को दफना देना है, और उसके साथ उसके आवश्यकता की जितनी भी चीज़ें हैं सब दफना देना है। साबुन, शैम्पू, तेल, सीसा, कंघी जो भी है सब दफना देना है। देखिए अब ये नहीं कहेंगे सर उस समय शैम्पू नहीं था, मुझे मतलब नहीं है क्या था क्या नहीं था, मुझे तो बस आपको याद कराने के लिए बोलना है। ठीक है। तो मतलब कहने का आशय ये है कि पूर्ण समाधिकरण में जो चीज़ें व्यक्ति के जीवन से संबंधित थीं उसी चीज़ों को दे दिया जाता है, दफना दिया जाता है, और ये मानते हैं कि भाई चलो इस दुनिया के बाद जहाँ कहीं भी आप गए हैं वहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये है पूर्ण समाधिकरण, मतलब पूरी तरीके से मृत शरीर को दफना दिया जाना उसकी आवश्यकता की वस्तुओं के साथ। ठीक है। आंशिक समाधिकरण क्या है? आंशिक समाधिकरण ये है कि भाई कोई व्यक्ति मर गया है तो उसे खुले में रख दिया जाता है, और खुले में रख देने के बाद जो कौवा है, गिद्ध है, या इस तरीके के जो भी पशु पक्षी हैं वो इस शरीर का से अपना भोजन ले लें, और भोजन लेने के पश्चात जो शेष अंश है उसको दफनाया जाता है। ठीक है। अब ये जो आंशिक समाधान है ये आज भी एक कम्युनिटी में पाया जाता है जो कि है पारसी, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि इससे अच्छा क्या होगा कि यह मृत शरीर की भी किसी के काम आ जाए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी यही है। हालांकि कोविड-19 के बाद ये जो आंशिक समाधान है इस पर काफ़ी समस्या आन पड़ी है, इनके जो धार्मिक व्यवहार पर, लेकिन फिर भी हमारी चर्चा का विषय वो नहीं है, उस पर नहीं जाऊँगा। बस ये ध्यान रखिए कि शव को खुले में छोड़ दिया जाता है, जो पक्षी हैं, जो जीव हैं, वो अपना भोजन से ग्रहण करें, और फिर बाद में शेष चीज़ों को दफना दिया जाता है। तो आंशिक समाधान भी हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था, जो कि आज भी प्रचलित है पारसी समुदाय में। पारसी समुदाय मतलब जो टाटा साहब हैं वो वाला समुदाय। ठीक है। अब दाह संस्कार, दाह संस्कार में है जो मृत शरीर है, मृत शरीर को जला दिया, उसको अग्नि को समर्पित कर दिया, और उसके बाद जो भी कुछ हड्डी गुड्डी बचा है उसको एक कलश में भर के जमीन में दफना दिया गया। तो ये हो गया दाह संस्कार। अब ध्यान दीजिए, हमारे जो प्राकृतिक
जो यहाँ पर आपको पूर्वज जो दिखाई पड़ रहे हैं, पूर्वज ही तो कहेंगे, भारत के हैं तो पूर्वज ही कहेंगे। वो देखिए आप कहीं पे भी वो जल स्रोत को गंदा नहीं कर रहे हैं, जल स्रोत को गंदा नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप। और हम लोग आज जल स्रोत को गंदा कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि पहले आपने अभी तक जितने भी स्थल देखे हड़प्पा सभ्यता के, और आगे भी आप कभी ध्यान देंगे, ज़्यादातर जो गांव हैं आपको नदी के किनारे ही मिलेंगे, अभी भी ज़्यादातर आपको मिलेंगे। और ये हड़प्पा स्थल में तो प्रत्येक आपको स्थल नदी के किनारे मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो वाटर सप्लाई थी, ना सबमर्सिबल पंप था, ना जेट पंप था, ठीक है, तो उस तरह ना हैंड पंप था, इस तरह की चीज़ें कुछ थी नहीं, तो उनकी निर्भरता थी नदियों पर, इसीलिए वो नदी के स्रोत को या जल को, स्रोत को कभी गंदा नहीं करते थे। और हम लोग आज बड़े आधुनिक बन गए हैं और जल स्रोतों को गंदा करने लगे हैं। तो और पता नहीं किसने ये परंपरा निकाल दी कि इस कलश को हरिद्वार में लोग ले जाके विसर्जित करते हैं, गंगा नदी में विसर्जित करते हैं, कानपुर में खूब होता है। तो खैर, अब होता है तो होता है, वो बात अलग है, लेकिन हमें आपको इस विषय में सोचना ही चाहिए, ठीक है। खैर, तो ये हो गई इनके दफनाने की क्रिया, ये हो गया इनका धार्मिक पक्ष। अब क्या देखा जाए? अब देखा जाए हम लोग कुछ और मिसलेनियस फैक्ट हैं, जरा उसको देख लीजिए। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई, सबसे ज़्यादा मोहरें हड़प्पा से, ठीक। सबसे ज़्यादा सैंधव स्थल किस भारतीय राज्य से मिले? सबसे ज़्यादा सैंधव स्थल किस भारतीय राज्य से मिले हैं? गुजरात से। आपको विकल्प में दे देगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो आप समझिए सबसे ज़्यादा जो उत्खनन स्थल मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर पक्की ईंट नगरों में प्रयोग हुई है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इस ईंट का जो आकार है 4:2:1 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चावल के पहले साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? मैंने आपको बताया है हालांकि, तो यहाँ पर एक बात अलग से बोल रहा हूँ। धान की भूसी पूछेगा तो रंगपुर बोलेंगे, चावल का पहला साक्ष्य पूछेगा तो आप लोथल बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को ठीक से सुन करके लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता में लोग बार्टर सिस्टम से काम करते थे, विनिमय प्रणाली थी। वहाँ पर सिक्के का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वो तो ठीक है, आप समझ गए बात। लेकिन तौल का क्या मामला है? तौल का मामला ये है कि यहाँ पर जो भी भार होता था, जो भी तौल की इकाई होती है, 16 के गुणज में होती है, 16 के गुणज में। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब आप फ़ोन वाले हैं तो फ़ोन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले बात करते थे हम लोग कि 2 GB, फिर 4 GB की बात हुई, फिर 8 GB की बात हुई, फिर 16 GB की बात हुई, फिर 32 GB की बात हुई, फिर 64 GB की बात हुई, फिर 128 GB की बात हुई, फिर 256 GB की बात हो रही है। तो अब आप देखिए ये 16 के गुणज में आपको मिलेगा सब, देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ उसी समय, आज भी ये सब चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा ढूंढने की आवश्यकता है, अपने आस पास नज़र रखने की आवश्यकता है। अब ये सब चीज़ें जब मैं आपको क्यों बताता हूँ, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको बिना ज़्यादा मेहनत के चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। मेहनत कम से कम लगे, ज़्यादा चीज़ों को रटना ना पड़े, ज़्यादा चीज़ों को याद ना करना पड़े आपको, ठीक है। और कोई बात नहीं है। चलिए, तो और क्या बचता है फिर? हाँ, भारत में आप देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है, क्या ये विदेशी व्यापार करती थी? आप कहेंगे हाँ, विदेशी व्यापार होता था यहाँ पर, विदेशी व्यापार होता था। क्यों होता था, कैसे कह सकते हैं? एक तो देखिए फारस का मुद्रा यहाँ से मिली है, फारस की मुद्रा अपने आप तो चल के आएगी नहीं, कहाँ से मिली है? लोथल से, मैं बता चुका हूँ आपको।
ठीक है। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया में भी काफ़ी यहाँ की चीज़ें मिली हैं, वहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता में। तो विदेशी व्यापार आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे हाँ विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बचा। हाँ, इम्पोर्टेंट और क्या है कि ये लोग, देखिए, ये लोग पासे से भी परिचित थे, ये लोग शिकार भी करते थे, और जो मुर्गा लड़ाई, पशु युद्ध भी ये करते थे। मुर्गा लड़ाई मैंने याद रखने के लिए बोला है, पशु युद्ध भी कराते थे। जैसे कई बार आप देखिए बैलों की लड़ाई होती है, बकरे की लड़ाई होती है, मुर्गे की लड़ाई होती है। तो ये सब पासे से भी परिचित थे, शिकार करते थे, पशु युद्ध थे। यहाँ पुरुष और महिला दोनों ही सूती और जो ऊनी वस्त्र हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं, शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की बात हो रही है, दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। ये लोग सूती कपड़े, देखिए मैंने कपास बता दिया है, कपास का ये लोग आविष्कारकर्ता माने जाते हैं। सूती और ऊनी कपड़ों का भी प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। बस इसी शब्द पे मुझे आप ज़्यादा जोर देना है, सवाल अगर होगा भी तो यहीं से होगा। मात्र सत्तात्मक क्या होता है? मात्र सत्तात्मक, देखिए, हर वो समाज जहाँ पर विवाह संस्था स्थापित नहीं है वहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज ही होता है। जहाँ पर विवाह संस्था स्थापित नहीं है, स्थापित नहीं है। आप देखिए, हम लोग जो जिस समाज में रहते हैं उस समाज में बच्चे को किसके नाम से जानते हैं? पापा के नाम से। बच्चे को पापा के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर विवाह संस्था चूंकि स्थापित नहीं थी तो मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं के लिए माँ पर निर्भर करता है। ठीक है, इसीलिए बच्चे का जो संबंध है वो माँ से डायरेक्ट होता है। और यहाँ पर जब मात्र सत्तात्मक समाज है, विवाह संस्था नहीं है, तो यौन शुचिता की भी बात नहीं थी, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, अब मात्र सत्तात्मक शब्द को मैं दो उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं और उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ गाय है और गाय जब आप बेच रहे हो तो आप गाय के साथ गाय के जो बच्चा है उसको भी आपको देना पड़ेगा। गाय और गाय का बच्चा है उसको भी गाय के साथ आपको विदा करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मात्र सत्तात्मक समाज का एक बात और समझ लीजिए कि आज भी हम लोग जो पितृ सत्तात्मक समाज है उसमें देखिए, भले 20 साल की लड़की हो और 8-10 साल का बच्चा हो, अगर ये लड़की बाजार अकेले जा रही होगी तो माता पिता कहेंगे इस बच्चे को लेते जाओ। ये बच्चा हालांकि क्या कर पाएगा, क्यों ले जाया जा रहा पता नहीं है, लेकिन बस कह दिया जाएगा इसको लेते जाओ। तो पितृ सत्तात्मक समाज जहाँ पर पितृ सत्ता से बच्चों को जाना जाए, मात्र सत्तात्मक समाज जहाँ पर माता से बच्चों को जाना जाए। मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब यही है कि विवाह संस्था स्थापित नहीं थी और ये समाज माता के बच्चों को जो है माता के नाम से जानता था। तो अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा समाज कैसा था, आप कहेंगे मात्र सत्तात्मक। और शब्द का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और रह गया है, सेलेक्ट हो जा, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा मुश्किल से मिनट 2 मिनट का। देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता नष्ट कैसे हुई, ये चर्चा काफ़ी है और प्रश्न जो पूछा जाता है ज़्यादातर 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। आपको चारों बता देता हूँ कि कारण किसको माना जाता है। पहले तो बाढ़ को माना जाता है और बाढ़ का जो कारण दिया है वो किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। मार्शल ने
मैके ने और एस आर राव ने। मार्शल मैके, एस आर राव। फिर कहा गया कि आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता नष्ट हुई। ये किसने दिया? तो ये दिया चाइल्ड ने, व्हीलर ने और गार्डन ने। मतलब गार्डन मतलब बगीचा, व्हीलर मतलब पहिया, चाइल्ड मतलब बच्चा। बगीचे में बच्चा जो है अपना पहिया चला रहा है, आर्यों का आक्रमण हो रहा है। पहिया है तो आक्रमण पहिए से ही हो रहा है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? जलवायु परिवर्तन का कॉन्सेप्ट दिया ऑरेल स्टाइन। ठीक। और भूतात्विक परिवर्तन मतलब भूकंप आया होगा, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, तो नदी के किनारे जो बसे हुए गांव थे, जो जल के लिए नदी पर निर्भर थे, वो नष्ट होते चले गए। ठीक है। राइक्स एवं डेल्स, इन्होंने कहा कि इसकी वजह से ये नष्ट हुआ। बाढ़ और आर्य का आक्रमण, ये आपसे पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है। लेकिन किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए इन सब चीज़ों को, इसको भी टालिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा। ठीक है। और अब आपके मन में अगर ये भाव उठ गया है कि सर वाकई में कारण क्या था, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, मैंने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये वो आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है। आप उसका उद्भव, उसका अंत जान के क्या करोगे? कोई मतलब नहीं, बेमतलब सी बात है। ठीक है। अगर जानना ही है तो जब सिविल के लिए जब पढ़ाऊंगा तब आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। इसी के साथ इस सत्र को विराम देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता आपका कंप्लीट हुआ है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाए तब तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई 2 घंटे मैंने सही जगह दिए, 1 घंटा कल का, 1 घंटा आज का। अगर आपको लगे नहीं आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, 80%, 85%, 90% अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या मेरे पढ़ाई हुए से कवर नहीं हो रहे हैं, तब निश्चित रूप से आप मुझे बता दीजिएगा सर ये समस्या आ रही है। लेकिन अगर कवर हो जाए तो बस सर झुका के चुपचाप आगे चलते रहिए। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।